हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल द लर्निंग लैब पर, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 2026 की टारगेटेड सीरीज, जिसके अंतर्गत आपके जीएस और हिंदी दोनों पोर्शन को कवर किया जाएगा। इसके प्रत्येक सेट पेपर में आपके 75 क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, जिसमें आपकी करंट अफेयर्स, पीवाईक्यू, हिंदी, उन सभी से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट, उन सबको मिलाकर आपका ये सेट तैयार किए जा रहे हैं, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से अच्छे हो सके। क्योंकि यूपी कांस्टेबल की ऑलरेडी डेट अनाउंस हो चुकी है, जिसका एग्ज़ाम 7, 8 और 9 जून 2026 को कंडक्ट कराया जाना प्रस्तावित है। अतः आपसे आग्रह है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो जाए। अगर आपको उत्तर प्रदेश स्पेशल देखना है तो ऑलरेडी यहाँ पर उत्तर प्रदेश स्पेशल 1000 क्वेश्चन सीरीज चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की अपनी सेकंड वीडियो का पहला क्वेश्चन। राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट 2026 के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? इसका आयोजन उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में किया गया। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया। इसका यह 72वां संस्करण था। इसका संचालन वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, उसके बाद आप आंसर आइडेंटिफाई कर पाएंगे। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो आपका राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट 2026 है, इसके संदर्भ में आपका कौन सा कथन आपका गलत है। तो देखिए एक एक करके मैं फिर से कथनों को पढ़ देता हूँ, जिससे कि आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएँ। इसका आयोजन उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में किया गया है। इसका उद्घाटन मोदी जी के द्वारा किया गया है। इसका 72वां संस्करण है और इसका संचालन वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। इसका आयोजन उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में किया गया है। क्योंकि जो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है वो पूछा गया है कि आपका कौन सा कथन आपका गलत है, क्योंकि जो इसका आयोजन है वो उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में ना करके कहाँ पे किया गया है, इसका आयोजन वाराणसी शहर में किया गया है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। जबकि उद्घाटन इसका मोदी जी के द्वारा किया गया था, स्टेटमेंट नंबर 2 सही है। 72वां इसका संस्करण है। इसका संचालन वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है। जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। उत्तर प्रदेश राजकीय दिवस 2026 के समारोह का आयोजन किस जिले में किया गया? लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या, इनमें से कोई नहीं। देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जो आपका उत्तर प्रदेश राजकीय दिवस 2026 का समारोह है, उसका आयोजन कहाँ पर किया गया है, या फिर कह सकते हैं कि किस जिले में किया गया है। तो पहले हम इसका जो आंसर है वो देख लेते हैं। सही आंसर है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इसका आयोजन किया गया है। अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन समझ लीजिए। उत्तर प्रदेश राजकीय दिवस 2026 की बात की जा रही है। तो हम राजकीय दिवस कब मनाते हैं उत्तर प्रदेश का? तो ये मनाते हैं हम प्रत्येक 24 जनवरी को। तो 2026 में आपका आयोजन कहाँ पे किया गया? लखनऊ में आयोजन किया गया है। और लखनऊ में मुख्य अतिथि कौन था इस बार, ये चीज़ भी आपको लर्न करनी है। तो मुख्य अतिथि आपके होम मिनिस्टर अमित शाह जी आपके कौन थे? मुख्य अतिथि थे। ये चीज़ आपको याद रखना है। दूसरा जो यहाँ पे याद रखना है, यहाँ की थीम याद रखनी है कि 2025-26 की थीम क्या है। तो 2026 की थीम है आपकी विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश। याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे ही बनेंगे, 100% बनेंगे, ध्यान रखना है। तो जो सही आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर आपका 2। व्यापक क्षेत्र डॉल्फिन आकलन उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्रारंभ किया गया है? सहारनपुर, बिजनौर, प्रयागराज, बलिया, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बोला है आपका कि व्यापक क्षेत्र डॉल्फिन आकलन की शुरुआत उत्तर प्रदेश के कौन से जिले से की गई है? तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर आपका 2। व्यापक क्षेत्र डॉल्फिन आकलन की शुरुआत आपके उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से की गई है। अब देखिए इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे। हम बात करते हैं कि इसका कौन सा एडिशन है आकलन का एस्टिमेट करने का। तो ध्यान रखना है ये आपका सेकंड एडिशन है। एडिशन नंबर आपका स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है, इसलिए याद करना जरूरी है। बात करते हैं कि आकलन करता कौन है, क्योंकि एस्टिमेट कौन कर रहा है, ये संचालन कौन करता है, अकाउंटिंग कौन कर रहा है। तो वो कर रहा है आपका पर्यावरण
वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा इसका आकलन किया जा रहा है। इसके बाद में जो आपको याद रखना है, इसकी शुरुआत, आकलन की शुरुआत किस में की गई है? प्रोजेक्ट डॉल्फिन 2020 के अंतर्गत की गई है। यहाँ पे जो आपका फर्स्ट एडिशन है, आपका जो सेकंड एडिशन में अकाउंटिंग की जा रही है, कितने चरणों में की जाएगी? 2 चरणों में अकाउंटिंग की जाएगी। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि इसकी शुरुआत कहाँ से की गई है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, इसकी शुरुआत आपकी बिजनौर शहर से की गई है, जो कि उत्तर प्रदेश के नॉर्थ में आपका स्थित है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2। भारत की पहली अर्बन नाइट सफारी की शुरुआत किस जिले में करने की घोषणा की गई है? गोरखपुर, वाराणसी, लखीमपुर खीरी, बाराबंकी, इनमें से कोई नहीं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोला गया है कि उत्तर प्रदेश की नहीं, जबकि इंडिया की बात की जा रही है कि भारत की पहली अर्बन नाइट सफारी की शुरुआत किस जिले में करने की घोषणा की गई है। और ये क्या है कि आपकी पहली आपकी नाइट सफारी है। तो जो सही आंसर है वो क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 5, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो इसकी शुरुआत करने की घोषणा की गई है वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इसकी शुरुआत करने की घोषणा की गई है। जब इस तरह के आपके क्वेश्चन आते हैं तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, ध्यान रखना है। लखनऊ में कहाँ पर करने की घोषणा की गई है? तो ये आपका वहाँ पर एक वन्यजीव अभयारण्य है जिसका नाम है सफारी कोकरेल फॉरेस्ट। इसमें इसकी घोषणा की गई है ओपन करने की। कितने एरिया में है बसा हुआ है जी? तो एरिया भी आप याद कर लीजिएगा, कब इसे रिजर्वेशन का मिला है वो भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आरक्षण दिया गया है, सॉरी मतलब क्या कहते हैं, संरक्षित किया गया है, जिसे अपन कहते हैं स्थापना 1950 ईस्वी में की गई है। क्वेश्चन का जो सार था, इम्पोर्टेंट था पार्ट है, वो क्या है? किस जिले में घोषणा की गई है बनाने की? तो वो है आपका लखनऊ। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 5। राज्यपाल के आधिकारिक आवास राजभवन का नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया गया है? लोक भवन, जन सदन, जन भवन, लोक सदन, या इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ध्यान रखिए। कोई भी अगर यूपी का एग्जाम आ रहा है तो वहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। राज्यपाल के आधिकारिक आवास किसका नाम है? राजभवन का नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया गया है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर आपका 3। इस राजभवन का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? जन भवन कर दिया गया है। अब हम बात करते हैं कि राज्यपाल का आधिकारिक आवास कहाँ पर स्थित है। तो ये स्थित है आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, ये आपका स्थित है, ध्यान रखना है। हम राज्यपाल से संदर्भित कुछ चीज़ें देख लेते हैं जो कि आपकी इम्पोर्टेंट है कि राज्यपाल के संदर्भ में क्या क्या पॉइंट आपको याद करने हैं। तो ध्यान रखिएगा, वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है वो क्या नाम है? उनका नाम है आनंदीबेन पटेल। इससे पहले ये आपकी एक्स-सीएम रह चुकी हैं, कहाँ की? गुजरात की। किसी भी व्यक्ति को राज्यपाल बनने के लिए क्या क्या ज़रूरी है? तो मिनिमम एज कंपलसरी होती है आपकी, तो वो है आपकी 35 ईयर्स। दूसरा, ये जो राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, कौन होता है? संवैधानिक प्रमुख होता है। तीसरी जो कंडीशन याद करनी है, किसके द्वारा नियुक्ति की जाती है? तो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। टर्म कितना होता है? तो इनका टर्म लगभग 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है। जो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा नियुक्त किया जाता है, इनको कौन से आर्टिकल में दे रखा है प्रावधान? तो आर्टिकल नंबर 155 में प्रावधान दे रखा है। तो इस प्रकार जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। स्वच्छ भारत मिशन शहर के अंतर्गत प्रदेश के किस जिले को जीरो फ्रेश बेस्ट डंप सिटी घोषित किया गया है? गाजियाबाद, लखनऊ, प्रयागराज, गौतम बुद्ध नगर, या इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो आपका स्वच्छ भारत मिशन शहरी है उसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कौन से जिले को जीरो फ्रेश बेस्ट डंप सिटी घोषित किया गया है।
देखिए इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं तो आपको याद भी रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन 100% आपके पूछे ही जाएंगे, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन है आपके। तो पहले हम इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर सही होगा वो है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 2, लखनऊ जिले को वेस्ट डंप सिटी घोषित किया गया है। अब ऐसा क्यों किया गया है उसके टर्म में भी देख लीजिए, क्योंकि यहाँ की जो वेस्ट है आपका, वेस्ट क्या है, अपशिष्ट जो पदार्थ है आपका, उसको प्रबंधन करने की क्षमता कितनी है। तो वेस्ट प्रबंधन करने की क्षमता लखनऊ की कितनी है, इस पे भी ये डिपेंड करता है। वो है आपकी 2100 मिलियन टन पर डे के हिसाब से वेस्ट को डंप कर सकता है। ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2 लखनऊ। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में आपका स्थित है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, इनमें से कोई नहीं। ये हाल ही में आपका चर्चा में बना हुआ था। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में आपका स्थित है। पहले आंसर देख लेते हैं इसका। तो ध्यान रखिएगा, ये जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, ये मध्य प्रदेश राज्य में आपका स्थित है। मध्य प्रदेश में भी कहाँ पर स्थित है, तो ध्यान रखिएगा, ये आपके सागर जिले में आपका स्थित है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये हाल ही में चर्चा में क्यों बना हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, हाल ही में यहाँ पर एक प्रमुख मतलब क्या है कि ये टाइगर है, रिजर्व है, यहाँ पर इसको विस्तार करने के लिए इसका नाम लिया गया था कि हम इसको विस्तार कर देते हैं। विस्तार करने के लिए यहाँ पर क्या है कि ये आपका चर्चा में बना हुआ था। जब हम इसकी बात करते हैं, देखिए इम्पोर्टेंट क्या क्या है इसके बारे में। तो इम्पोर्टेंट ये है कि ये भारत का 54th टाइगर रिजर्व है। क्या है, इंडिया टाइगर रिजर्व भी इसे घोषित किया जा चुका है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इम्पोर्टेंट ये है कि ये है कहाँ पर, सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 मध्य प्रदेश। भारत का पहला जिला कौन सा है जिसने 100% बीमा कवरेज हासिल किया है। अलवर, काकीनाडा, कोच्चि, विशाखापट्टनम या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है कि भारत का पहला जिला कौन सा है जिसने 100% बीमा कवरेज प्राप्त किया है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अलवर जिला। अब बात करते हैं अलवर ज़िले की। तो अलवर ज़िला कहाँ पर स्थित है, ध्यान रखना है, अलवर ज़िला आपका राजस्थान में आपका स्थित है। अब यहाँ पे किसकी बात की गई है, बीमा की बात की गई है कि प्रत्येक व्यक्ति का यहाँ पर 100% बीमा हो चुका है। ऐसा जिला आपका भारत का प्रथम है। ध्यान रखना है, जो बीमा नियामक कंपनी होती है, रेगुलेट कंपनी होती है, उसे क्या कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये जो कारनामा किया गया है वो IRDAI के थ्रू किया गया है। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1999 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई है। हेड क्वार्टर ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट इसका हेड क्वार्टर है वो है आपका हैदराबाद में। तो इस प्रकार जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर 1। अभ्यास वायु शक्ति 2026 का आयोजन किस जिले में किया गया। जैसलमेर, अमराई, अल्मोड़ा, शिलोंग, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हाल ही में आपका एक अभ्यास किया गया था जिसका नाम है अभ्यास वायु शक्ति 2026। कौन से ज़िले में इसका आयोजन किया गया है, ये इम्पोर्टेंट है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, राजस्थान के जैसलमेर ज़िले में इसका आयोजन किया गया है। देखिए जब इस तरह के जो भी कोई भी शक्ति से संबंधित क्वेश्चन आते हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, और साथ ही साथ में वो जगह के साथ वो राज्य भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वो कौन से राज्य में आपका इसका आयोजन किया गया है। अब हम आगे देखते हैं वायु शक्ति जो 2026 का अभ्यास है उसके बारे में क्या क्या रेफरेंसेस लिए गए हैं, क्या क्या इम्पोर्टेंट है आपके लिए इसमें, क्योंकि यहाँ से कुछ भी स्टेट्स में भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका जो जैसलमेर ज़िला है उसके कहाँ पर किया गया, पोखरण रेंज में किया गया है। ये जो पोखरण रेंज है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यहीं पर आपका न्यूक्लियर रिएक्टर का हमने क्या किया था, परीक्षण किया था। आयोजक कौन है इसका, तो आपको पता है कि आयोजक में क्या है कि वायु शक्ति है, तो क्या होगा, हमारी भारतीय वायुसेना के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1।
सक्षम 2026 अभियान किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, जो सक्षम अभियान है आपका 2026 किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? गृह मंत्रालय, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, या इनमें से कोई नहीं। जो सही आंसर है इसका वो है ऑप्शन नंबर आपका 2, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा सक्षम 2026 अभियान की शुरुआत की गई है। अब हम बात करते हैं कि जो ये सक्षम अभियान है वो किससे संबंधित है और ये क्यों प्रारंभ किया गया है। जब इस तरह के क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व करते हैं तो आपको आगे के लिए भी कुछ चीज़ें पता चलती हैं कि इनसे क्या क्या लेना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो प्रारंभ किया गया है इसका उद्देश्य है वो है जो बायोफ्यूल होता है, यानी जो फ्यूल का कंजर्वेशन करना है। क्या करना है? कंजर्वेशन करना है, अर्थात उसका संरक्षण करना है। ये जो अभियान चलाया गया है उसकी ड्यूरेशन क्या है, किस अवधि के मध्य चलाया गया है? तो ये जो अभियान चला है वो है आपका 2 फरवरी से लेकर 16 फरवरी 2026 के बीच में ये चलाया जा रहा है। इस चीज़ को आप यहाँ याद रखेंगे। ध्यान रखिएगा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका वो है इसकी थीम क्या रखी गई है? तो थीम रखी गई है इसके अंतर्गत कंजर्व ऑयल एंड गैस, गो ऑन या गो ग्रीन। तो सही आंसर इस प्रकार ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण रिकेट्स नामक रोग होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ई, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग हो रहा है, आपका रिकेट्स नामक रोग होता है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, विटामिन डी की कमी से आपका रिकेट्स नामक रोग होता है। जबकि अदर ऑप्शन भी देख लीजिए, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रोग होता है वो है आपका रतौंधी रोग, ब्लाइंडनेस होती है। क्या है? नाइट ब्लाइंडनेस होती है। इसके कारण ये चीज़ आपको याद रखनी है। जो दूसरे ऑप्शन दे रखे हैं उनको भी समझ लीजिए। जैसे विटामिन बी है तो बी के नाम से तो वेरी वेरी नामक रोग होता है। ये चीज़ आपको अपने आप याद रखनी है। विटामिन ई की कमी के कारण आपके प्रजनन क्षमता कम हो जाती है। क्या हो जाती है? प्रजनन क्षमता होती है वो लैग कर जाती है, कम हो जाती है। तो इस प्रकार जो सही आंसर है वो है विटामिन डी। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपका यहाँ पे पूछा गया है कि किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है या हाउस ऑफ पावर कहा जाता है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अब हम बात करते हैं आपके कोशिका की। तो ध्यान रखिएगा कोशिका आपकी स्मॉलेस्ट यूनिट है। क्या है? शरीर की स्मॉलेस्ट यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बॉडी है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है? गेहूं, चना, चावल, मटर, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी जो फसल है वो रबी फसल नहीं है। पहले हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, उसके बाद आंसर देखते हैं। देखिए आपके भारत में 3 प्रकार की फसलें की जाती हैं। हम यहाँ पे फसल की बात कर लेते हैं। तो भारत में 3 प्रकार की फसल आपकी की जाती हैं। कौन कौन सी फसल की जाती है, कब कब की जाती है, एक एक करके हम उन पर बात करेंगे। तो नंबर 1 है आपकी रबी फसल की जाती है। उसके बाद आपकी खरीफ फसल है और थर्ड वन पे आती है आपकी जायद फसल। रबी फसल वे होती हैं जिनका प्रोडक्शन सर्दियों में होता है। क्या पर होता है? सर्दी में होती हैं। ये आपकी गर्मी में होती हैं और ये लगभग आपके बरसात के मौसम में की जाती हैं। इनका जो रबी फसल है वो कब बोया जाता है? तो इन्हें बोया जाता है आपके अक्टूबर नवंबर में। अक्टूबर नवंबर में इन्हें बोया जाता है और काट लिया जाता है कब? मार्च और अप्रैल में। ये चीज़ आपको याद रखनी है। वहीं खरीफ की बात करें तो इन्हें आप अप्रैल या फिर मार्च कह सकते हैं कि अप्रैल मई में तो आप इन्हें बोते हैं।
सॉरी जून जुलाई में तो आप इन्हें क्या करते हैं, बोते हैं, और अक्टूबर नवंबर में इनकी कटिंग कर ली जाती है। वहीं जब इनकी बात की जाती है तो लगभग आपके अप्रैल और जून के बीच यानी 3 महीने के बीच में इनको किया जाता है। जैसे रबी फसल की बात की जाती है तो इनमें जैसे आपका गेहूँ वगैरह आता है जो कि सर्दियों में की जाती है, इनके अंदर गर्मियों में उनके अंदर जो आपकी जैसे फसल की जाती है, जैसे आपका मान के चलिए तरबूज वगैरह है वो किए जाते हैं। तो यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सी आपकी रबी फसल नहीं है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, चावल आपकी रबी फसल नहीं है, क्योंकि चावल आपकी क्या है, आपकी खरीफ फसल है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ हुआ था? अमृतसर, दिल्ली, लखनऊ, लाहौर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या आंसर होगा? प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ पर आपका हुआ था? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, लखनऊ जिले में इसका गठन किया गया था। अब लखनऊ जिले में इसका गठन कब किया गया था ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। अप्रैल 1936 ईस्वी में इसका गठन किया गया है। ये जो डेट है आपकी एग्जैक्ट आपको ये भी लर्न करनी है, किसके द्वारा किया गया था ये भी आप लर्न कर लीजिएगा। तो ये किया गया स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा। यहाँ से क्वेश्चन आपके अक्सर करके पूछे जाते हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के बारे में। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। राष्ट्रीय समुद्रवर्ती विरासत परिषद की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, गोवा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, क्या बोला जा रहा है, राष्ट्रीय समुद्रवर्ती विरासत परिषद की बात की जा रही है कि किस राज्य में इसकी बनाने की घोषणा की जा रही है। तो ये सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, गुजरात राज्य में बनाने की प्रस्तावना या फिर कह सकते हैं कि प्रस्ताव पारित किया गया है। अब बात करते हैं कि गुजरात में भी कहाँ पर बनाया जाएगा सर? तो गुजरात में ध्यान रखिएगा लोथल में बनाया जाएगा। और आप सभी को पता है कि लोथल आपके प्राचीन समय से ये आपका क्या है, एक डॉकयार्ड है, यानी कह सकते हैं कि पोर्ट रह चुका है। तो सही आंसर इस प्रकार ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार को अलग करता है? 10 डिग्री चैनल, 11 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि जो आपका उत्तर में आपका अंडमान है उसे और दक्षिण में निकोबार है उसे कौन अलग करता है? क्या कौन सा निकाय आपका अलग करता है, सेपरेट करता है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 10 डिग्री चैनल के द्वारा इसे सेपरेट किया जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर करके आपसे पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं, देखिए अलग अलग जो डिग्रियां दे रखी हैं। 8 डिग्री चैनल की जब हम बात करते हैं कि ये किसको अलग करता है, तो यहाँ पर ये अलग करता है आपके लक्षद्वीप को। किसको करता है? लक्षद्वीप को करता है। लेकिन किससे करता है? तो ये करता है लक्षद्वीप को आपके मालदीव से। वहीं अगर हम 9 डिग्री चैनल की बात करते हैं तो वो आपके लक्षद्वीप को मिनिकॉय से करता है। किससे करता है? लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है। इसी का एक आइलैंड है उससे अलग करता है। तो सही आंसर होगा इस प्रकार ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1। निम्नलिखित में से हिमालय के किस उपखंड में कंचनजंगा पर्वत आपका स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, कश्मीर हिमालय, दार्जिलिंग एवं सिक्किम हिमालय, हिमाचल एवं उत्तरांचल हिमालय, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है कि आपके हिमालय के किस उपखंड में कंचनजंगा पर्वत आपका स्थित है। जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो ध्यान रखना होता है कि आपको वो चीज़ें डिटेल में थोड़ा सा पता होना चाहिए उनके बारे में। तो जो सही आंसर होगा वो क्या है? दार्जिलिंग एवं सिक्किम हिमालय के अंतर्गत ये आता है। अब क्यों आता है तो ध्यान रखिएगा, कंचनजंगा जो स्थित है आपका वो सिक्किम में ऑलरेडी स्थित है। अगर आपको इसकी स्थिति पता है तो आप इजीली आंसर आइडेंटिफाई कर पाएंगे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3।
निम्नलिखित में से किस झील को श्रीनगर का आभूषण के नाम से भी जाना जाता है? लोकटक, डल, वेमनाथ, टांगबो या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे एक बात की जा रही है, क्या किया जा रहा है, उपनाम दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील है जिसे हम श्रीनगर का आभूषण के नाम से भी जानते हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, डल झील को हम श्रीनगर का आभूषण भी कहते हैं। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जब हम बात करते हैं लोकटक झील की, तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके मणिपुर राज्य में स्थित है। वहीं अगर हम वेमनाथ झील की बात करते हैं तो ये आपके केरल में स्थित है। तिसांगबो की बात करते हैं तो ये आपकी लद्दाख में स्थित है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। आकाश का रंग किस फिनोमिना के कारण नीला दिखाई देता है? प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का विवर्तन या प्रकाश का प्रकीर्णन। तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है कि जैसे ही आप आसमान की तरफ देखते हैं तो उसका रंग हमें किस प्रकार का दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। लेकिन उस कारण पूछा गया किस फिनोमिना के कारण दिखाई देता है। तो ये जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलना या प्रकाश का डिस्ट्रीब्यूशन होना। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। कीटों का मनुष्य, पर्यावरण एवं अन्य जीवों के साथ संबंध का अध्ययन करना क्या कहलाता है? माइकोलॉजी, एंटोमोलॉजी, एंथोलॉजी और ऑर्थोनोलॉजी या इनमें से कोई नहीं। मतलब जो कीट होते हैं उनके मनुष्यों के पर्यावरण और अन्य जीवों के साथ संबंध स्थापित करना क्या कहलाता है? ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो ये सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर आपका 2, एंटोमोलॉजी कहलाता है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। किस अंग को कोशिका का डगर कहा जाता है? तो देखिए यहाँ पर ये डगर नहीं है, शब्द चेंज कर लीजिएगा। इम्पोर्टेंट है आपका, यहाँ पर जो एज इट इज शब्द है वो है आपका डाकघर। क्या है कि डाकघर किसे कहा जाता है? पोस्ट ऑफिस किसे कहा जाता है? आपके कोशिका का। तो जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? केंद्रक, लवक, गोल्जाई उपकरण या राइबोसोम्स या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, गोल्जाई उपकरण को हम कोशिका का डाकघर कहते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3। मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि जो आपका यहाँ पे पहेली नहीं है, पहलू है कि आपकी जो मुक्त अर्थव्यवस्था है आपकी, उसका एक महत्वपूर्ण पहलू आपका क्या है? समाजवाद, पूंजीवाद, सामंतवाद, प्रकार्यवाद या इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका पूंजीवाद है वो आपका क्या है? एक महत्वपूर्ण पहलू है। अब हम बात करते हैं कि पूंजीवाद या फिर समाजवाद होता क्या है, एक एक करके हम बात कर लेते हैं इनके टर्म्स के बारे में। तो समाजवाद का मतलब क्या होता है कि जो भी आपके संसाधन हैं उनको पब्लिक में इक्वली डिवाइड करना है। क्या करना है? पब्लिक में इक्वली डिवाइड करना है हमें, इसे हम समाजवाद कहते हैं। जबकि पूंजीवाद में क्या होता है? जो संसाधन या मनी होता है उनमें प्राइवेट होता है। क्या है? प्राइवेट हक होता है, मालिकाना हक होता है किसी भी व्यक्ति का, और वो अपने लिए कमाता है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा मास मीडिया का एक उदाहरण नहीं है? समाचार पत्र, घर घर जाकर अभियान करना, रेडियो, टेलीविज़न या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पर आपसे बोला गया है कि मास मीडिया का एक उदाहरण नहीं है। मास मीडिया क्या होता है? एक बार में ढेर सारे लोगों को उस इन्फॉर्मेशन को पहुँचाना। तो कौन सा मीडियम नहीं पहुँचा सकता एक बार में? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, घर घर जाकर अभियान करना मास मीडिया का उदाहरण नहीं है। भारत में सूचना क्रांति के जनक किसे माना जाता है? राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है किसकी? बात की जा रही है आपकी सूचना क्रांति की, इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन की। तो किसे जनक माना जाता है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को माना जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1।
निम्नलिखित में से एक आउटपुट डिवाइस है, एलसीडी मॉनिटर, एलईडी मॉनिटर, सीआरटी मॉनिटर, ऑल ऑफ दीज या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है। जो आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, वे डिवाइस जिनसे हमें आपका रिजल्ट क्या होता है, गेन होता है, उन्हें हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सा आपका आउटपुट डिवाइस है, तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ दीज। यानी जो आपके एलसीडी मॉनिटर, एलईडी मॉनिटर और सीआरटी मॉनिटर है, वो तीनों के तीनों क्या हैं, आपके आउटपुट डिवाइस हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? डी एलन ट्यूरिंग ने, कार्ल बेंज, थॉमस अल्वा एडिसन, एडवर्ड टेलर या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर बात की जा रही है देखिए इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के बारे में कि इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, डी एलन ट्यूरिंग के द्वारा इसका आविष्कार किया गया। कब किया गया था? ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ स्थित है? प्रयागराज, लखनऊ, आगरा, वाराणसी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात कर रहे हैं हम किसकी, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय की। ये कहाँ पर स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ये लखनऊ ज़िले में आपका स्थित है। लखनऊ ज़िले में कब इसकी स्थापना की गई थी? तो ध्यान रखिएगा 1957 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? आगरा, मथुरा, एटा, मैनपुरी, मिर्जापुर, झांसी, सीतापुर, बाराबंकी या फिर इनमें से कोई नहीं। हम बात कर रहे हैं किसकी? हम बात कर रहे हैं लाल मिट्टी की। तो लाल मिट्टी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में पाई जाती है और दक्षिणी भाग वाले 2 ही ज़िले हैं आपके, एक है मिर्जापुर, दूसरा है आपका झांसी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। आला एक लोकप्रिय संगीत क्षेत्र का है? रोहिलखंड, पूर्वांचल, बुंदेलखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा जो आपका एक आला है, जहाँ पे आला उदल की कहानी का गठन किया जाता है या कह सकते हैं कि उनका मंचन किया जाता है, वो किससे संबंधित है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, बुंदेलखंड क्षेत्र से ये संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन आपका सुमेलित नहीं है? तो देखिए यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश स्पेशल से क्वेश्चन पूछा गया है। आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करते हुए इन्फॉर्मेशन भी बता दूं कि अगर आप यूपी स्पेशल पढ़ना चाहते हैं तो चैनल पर ऑलरेडी वीडियोस उपलब्ध है। वहाँ पर आपके 20 क्लासेस उपलब्ध हैं जिनमें आपके लगभग आपके 1000 प्लस क्वेश्चनों को सॉल्व कराया गया है उत्तर प्रदेश स्पेशल के। तो उन वीडियोज़ को भी जाकर आप देख सकते हैं। शाकंभरी देवी का मेला सहारनपुर में आयोजित किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। कैलाश मेला मथुरा, गोविंद साहब का मेला आजमगढ़ में किया जाता है, बिल्कुल ठीक है। सैयद सालार मेला बहराइच में किया जाता है, ये भी ठीक है। अब ऑप्शन नंबर 2 और 5 में से कोई एक सही आंसर होगा। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, क्योंकि प्रत्येक वर्ष आपका जो कैलाश मेला का जो आयोजन है सावन महीने में किया जाता है, ये आपका मथुरा में ना होकर आगरा में इसका आयोजन किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है कि कौन आपका सुमेलित नहीं है। एक तरफ उद्योग दे रखे हैं, दूसरी तरफ आपके जिलों के नाम दे रखे हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। एक एक करके हम देखते हैं। खेल का सामान आपके मेरठ में मिलता है, माचिस आपकी बरेली में मिलती है, पीतल का सामान मुरादाबाद, लकड़ी की नक्काशियापी कहाँ की जाती है? तो ये की जाती है आपके यहाँ पे दे रखा है रामपुर, या इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर पहले हम चेक कर देते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, लकड़ी की नक्काशी। क्योंकि खेल का सामान के लिए आपका मेरठ जाना जाता है, ये फैक्ट सही है आपका। माचिस बरेली में बनती है, पीतल का सामान मुरादाबाद में, लकड़ी का सामान रामपुर ना होकर क्या होना चाहिए था? सहारनपुर होना चाहिए था। तो इस प्रकार जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4।
सिम्बियन क्या है? MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स मोबाइल लैपटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये कंप्यूटर से रिलेटेड आपका एक शब्द है, क्या है? सिम्बियन। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछा गया है कि इसका मतलब ये है क्या, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार पहले भी आपका इसी शब्द से ये आ चुका है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैंने यहाँ पे इसको ऐड किया है जिससे कि चीज़ें आपको पता चल जाए। तो यहाँ पे जो MS DOS होता है उसका क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये क्या है? आपका मोबाइलों को जो ऑपरेट करता है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, MS DOS। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1। कंप्यूटर में फैलने वाला वायरस है हार्डवेयर, कंप्यूटर प्रोग्राम, एंट या सिस्टम सॉफ्टवेयर या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात करते हैं क्या है कि कंप्यूटर में जो वायरस फैलता है उसे हम क्या कहते हैं और वो एक्चुअली में है क्या। तो जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर होगा 2, कंप्यूटर प्रोग्राम। क्या है? कंप्यूटर प्रोग्राम जो आपका ऑटो एग्जीक्यूटेड हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं? वायरस कहते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2। निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब पर पहुंचा जा सकता है? HTTP, SMTP, SLIP या ऑल ऑफ दीज या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि आपको www पर पहुंचना है। क्या है? www जो होती है आपकी वेबसाइट एड्रेस जो होता है उस पर आपको पहुंचना है, और उस पर पहुंचने के लिए आपको कहां से जाना पड़ेगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो ये जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर आपका 1, HTTP, हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल। क्या है आपका? हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल के द्वारा आप वहां पर जा सकते हो। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है आपको। केंद्रीय गिलास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ पर स्थित है? आगरा, फिरोजाबाद, कानपुर, खुर्जा, इनमें से कोई नहीं। तो आपका देखिए केंद्रीय गिलास सिरेमिक अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ये खुर्जा जिले में आपका स्थित है। सॉरी, खुर्जा तहसील में ये स्थित है। खुर्जा कहाँ पर है आपका? तो खुर्जा है आपका बुलंदशहर में। तो इस प्रकार जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर 4। उत्तर प्रदेश के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय योग एवं आरोग्य केंद्र की स्थापना की जाएगी? मेरठ, बागपत, मथुरा, फिरोजाबाद, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए जब इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश स्पेशल से क्वेश्चन आपके 100% आने ही आने हैं, ये बात आप मान के चलिए। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का क्या है? अंतर्राष्ट्रीय योग एवं आरोग्य केंद्र की बात की जा रही है कि कहाँ पर इसकी स्थापना की जाएगी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ये बागपत जिले में आपका बनाया जाना है। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2, ये आपके उत्तर प्रदेश के पश्चिमी दिशा में पड़ता है। प्रदेश में एकमात्र तेल रिफाइनरी कहाँ पर स्थित है? प्रयागराज, आगरा, कानपुर, मथुरा या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश में मात्र आपकी एकमात्र तेल रिफाइनरी है, वो कहाँ पर स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ये मथुरा जिले में आपकी एकमात्र उत्तर प्रदेश की तेल रिफाइनरी स्थापित है। भोर का तारा एकांकी के लेखक कौन है? उपेंद्र नाथ अशक, जगदीश चंद्र माथुर, धर्मवीर भारती, मोहन राकेश या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अब यहाँ से हिंदी वाला पोर्शन आपका स्टार्ट होता है, और हिंदी वाले पोर्शन में आपसे पूछा गया है कि जो भोर का तारा एकाकी है उसके लेखक कौन है। यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन 100% पूछे जाने हैं, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो जो भोर के तारका है, यानी आपका हो सकता है कि आपसे सीधे बोल दे कि एकाकी कौन है, या फिर कह सकते हैं कि पुस्तक का लेखक कौन है। तो सही आंसर क्या होगा इसका? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा भोर का तारा एकाकी लिखी गई है। अब ये जो जगदीश चंद्र माथुर है आपके, इनके द्वारा और कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई हैं या कह सकते हैं एकाकी लिखी गई हैं? तो इनके द्वारा लिखी गई है आपकी कोणार्क, इसे भी आप लर्न कर लीजिएगा। इसके साथ साथ में आपका एक लर्न करना है जो इम्पोर्टेंट है, पहले भी आ चुकी है, पहला राजा।
ये जो 3 एकाकी हैं इसकी हमेशा याद रख लीजिएगा। भोर का तारा, कोणार्क और पहला राजा किसके द्वारा लिखी गई है? जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। हिंदी साहित्य के इतिहास की किस काल को वीर गाथा काल भी कहा जाता है? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर वीर गाथा काल की बात की जा रही है, यानी जो गाथा हैं उनका वर्णन की बात की जा रही है कि किस काल को हम वीर गाथा काल के नाम से भी जानते हैं। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर आपका 1, जो आदिकाल है आपका, आधुनिक काल से पहले जो है आपका आदिकाल, उसे हम वीर गाथा काल भी कहते हैं। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, वीर गाथा काल। वीर गाथा काल को और किस किस नाम से भी जानते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है आपका, तो ध्यान रख लीजिएगा। वीर गाथा काल को आदिकाल के नाम से जानते हैं और आदिकाल को भी बीज वपन काल के नाम से भी इसको हम जानते हैं। उपयुक्त समास चिन्हित कीजिए पथभ्रष्ट, यानी जो आपको दे रखे हैं पथभ्रष्ट में कौन सा आपका क्या है समास है, ये आपसे पूछा गया है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है? समास चिन्हित करना है। किस में समास चिन्हित करना है? पथभ्रष्ट में आपका समास चिन्हित करना है। तो देखिए, अव्ययीभाव समास होगा, द्वंद्व समास होगा, तत्पुरुष होगा, कर्मधारय समास होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए, पथभ्रष्ट, इसका मतलब पथ से भ्रष्ट क्या है? पथ से जब कोई भ्रष्ट होता है तो वहाँ पर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, तत्पुरुष समास। परिक्रमा में उपसर्ग है आ, पर, पा या परी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जो आपको परिक्रमा शब्द दे रखा है उसमें आपका उपसर्ग क्या है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो शब्द के स्टार्टिंग में लगाए जाते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, परी का क्या होगा? उपसर्ग होगा। उपसर्ग क्या होता है तो ध्यान रखिएगा। मान के चलिए एक शब्द मैं लिख रहा हूँ, जैसे उपासना। यहाँ जो आपके स्टार्टिंग में एक शब्द लगाया, अगर इसको मैं अलग अलग शब्द को ब्रेक कर दूँ, उप प्लस सना हो जाएगा। तो ये जो शब्द है आपका, इसे कहते हैं हम उपसर्ग, यानी जो आपके शब्द के स्टार्टिंग में लगा होता है वो उपसर्ग कहलाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। आँख न दीदा कड़े कसीदा लोकोक्ति का अर्थ है बहुत निपुण बनना, साधन न होने पर काम कर लेना, सवरता अयोग्य, अयोग्यता न होने पर भी काम कर लेना। यहाँ पर क्या बोला गया है? आँख न दीदा कड़े कसीदा। इस लोकोक्ति का आपसे मतलब पूछा गया है कि इस लोकोक्ति का मतलब क्या होगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लोकोक्तियाँ आपका एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से हमेशा 101% क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, अयोग्यता न होने पर भी क्या है आपके काम कर लेने वाला। आँख न दीदा कड़े कसीदा मतलब क्या है कि अगर उसके पास कोई भी नॉलेज नहीं है लेकिन वो फिर भी कह रहा है कि मैं इस काम को कर लूँगा, तो इसका अर्थ होता है आँख न दीदा कड़े कसीदा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अंधेरी नगरी का अर्थ क्या होता है? राज्य विहीन स्थान, अन्याय की जगह, सुनसान जगह जहां अंधेरा हो या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए, अंधेरी नगरी शब्द का अर्थ होता है आपका अन्याय की जगह। ऐसी जगह जहाँ पर प्रत्येक तरफ, चारों तरफ क्या हो? अन्याय ही अन्याय हो, उसे हम क्या कहते हैं? अंधेरी नगरी कहते हैं। एक स्टेटमेंट भी आपने सुना होगा, अंधेरी नगरी चौपट राजा। लेकिन यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। जहाँ जाया ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द, निर्गम, दुर्गम, अगम्य, अधिगम या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला, जो जहाँ जाया ना जा सके, मतलब कह सकते हैं कि ऐसा स्थान जहाँ पर आप नहीं पहुँच सकते, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, ये शब्द आपसे पूछा गया है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अगम्य उसे हम कहते हैं। क्या कहते हैं? अगम्य कहते हैं।
अवनी का विलोम शब्द है धरा, अंबर, अग्नि, तरडी या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे अवनी का शब्द का पूछा गया है कि इसका अपोजिट शब्द क्या होगा। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अंबर, क्योंकि जो अवनी होती है उसे हम धरा कहते हैं। क्या है ये शब्द? धरा शब्द है, ध्यान रखिएगा। और धरा का उल्टा क्या होता है? अंबर होगा, यानी आसमान होगा। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अरविंद का पर्यायवाची शब्द क्या है? कमल, कल्पवृक्ष, गुलाब, केवड़ा या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो अरविंद होता है उसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 कमल। जो शब्द संस्कृत भाषा से उत्पन्न या विकसित हुए हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए या विकसित हुए हैं, यानी कुछ ना कुछ हमने उनमें ऐड किया हुआ है, उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? तो उन शब्दों को कहते हैं हम तद्भव शब्द। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा। जैसे कोई मान के चलिए कि कोई एक शब्द है आपका ग्रह। क्या है? ग्रह एक शब्द है और इसको बोलते हैं हम संस्कृत का शब्द है। किसका शब्द है? आपका संस्कृत का शब्द है, लेकिन हम इसको अपने हिसाब से हमने चेंज कर लिया, तद्भव शब्द कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? अब तद्भव शब्द कहलाएगा, क्योंकि हमने इसमें चेंजिंग कर दी है। संस्कृत भाषा के शब्द से हमने अपनी भाषा में इसे बना लिया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। इस वाक्य में अव्यय क्या है? परिमाणवाचक, संकेतवाचक, संबंधवाचक, कारणवाचक या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए एक स्टेटमेंट है कि वह लाचार है क्योंकि वह एक अंधा है। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि आपका अव्यय क्या होगा। तो इसमें जो अव्यय है वो क्या है आपका? कौन सा अव्यय है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4 कारणवाचक। कारणवाचक क्यों है? देखिए फिर से समझते हैं। वह एक व्यक्ति क्या है? लाचार है। क्या है? लाचार है, और इसका रीजन भी दे रखा क्योंकि वो अंधा है। तो यहाँ पर जब आपको रीजन दे रखा है तो आपको पता है कि सर ये कारण होगा, क्योंकि वो लाचार अपने अंधेपन के लिए है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अपूर्ण भूतकाल का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? ज्ञानू रोया, ज्ञानू रो रहा था, ज्ञानू सो गया था, ज्ञानू 1 घंटे से सो रहा था, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया अपूर्ण भूतकाल का पूछा गया है। ध्यान रखिएगा, भूतकाल किसे कहते हैं? भूतकाल वे सेंटेंस होते हैं जो पूर्व में घटित हो चुके होते हैं। यहाँ पर जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी जो पास्ट कंटिन्यूअस जिसे आप कहते हो उसे ही हम अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कर्ता कारक का परिसर्ग क्या है? को, ने, से, में या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता है कि आप कारक पढ़ते हैं, उसमें पूछा गया है कि कर्ता कारक का आपका परिसर्ग क्या है। जैसे कर्ता ने, कर्म को, कर्म से, कर्ण से, ये जो शब्द आते हैं तो क्वेश्चन वही पूछा गया है। कर्ता ने क्या होगा? कर्ता ने कर्म को। तो यहाँ पे जो पूछा गया है कि कर्ता का परिसर्ग आपसे पूछा गया है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित शब्दों में से संज्ञा को पहचानिए। यहाँ पर आपको संज्ञा शब्द पूछा गया है कि इनमें से संज्ञा का शब्द कौन सा है? आसमानी, नियमित, पाश्चात्य, अनुशासन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे बोला गया है कि इनमें संज्ञा छांटिए। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 अनुशासन आपकी एक संज्ञा है। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा वो होती है जो किसी का नाम या किसी के स्थान या किसी प्लेस के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा 5 प्रकार की होती है, तो उनमें से एक जो शब्द है वो है आपका अनुशासन। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है? कौन, वह, तुम, हम या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन पूछा गया पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 कौन। क्योंकि सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले आपके शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम आपकी 6 प्रकार की होती हैं, जिसमें आपके पुरुषवाचक है,
यानी पुरुष आपका 3 वाचक होते हैं, जिसमें आपका देखिए ये थर्ड डिवीजन है, ये सेकंड और ये फर्स्ट है। जबकि कौन क्या है आपका प्रश्नवाचक है, क्या है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो इस प्रकार जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर आपका 1। वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। वाक्य में सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? संबंधवाचक, निश्चयवाचक, पुरुषवाचक, निजवाचक या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, वे प्रबल विरोधी थे किसके? भ्रष्टाचार के। तो ये जो सर्वनाम शब्द है उसका क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा इसमें आपका सर्वनाम है। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 पुरुषवाचक। क्योंकि आप सभी को पता है कि जो पुरुषवाचक होते हैं सर्वनाम, ध्यान देखिए मैं यहाँ पर आपके पुरुषवाचक को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ये आपके 3 प्रकार के होते हैं। जैसे इंग्लिश में आप क्या पढ़ते हो, पर्सन पढ़ते हो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इसी तरह से आपके पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट पर्सन होगा, सेकंड पर्सन क्या होगा और आपका थर्ड पर्सन आपका क्या होगा। तो देखिए फर्स्ट पर्सन में आप सभी को पता है कि आई और वी आते हैं। ऐसे हिंदी में आपका मैं और हम शब्द आते हैं। सेकंड पर्सन में आपका इंग्लिश में यू आता है, तो यहाँ पर तुम शब्द आता है। और थर्ड पर्सन में यहाँ पे ही, सी, इट ऐसे शब्द जो आते हैं वही आपके यहाँ पे बे, वह, ये शब्द आते हैं। तो आपका पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग केवल बहुवचन में होता है? पाठक, प्राण, नदी, स्त्री या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे केवल प्रश्न जो है वो बहुवचन में प्रयोग होता है। तो मान के देखिए हम इसको चेंज करके देखते हैं किसका चेंज नहीं हो रहा है। पाठक को हम क्या लिख देंगे? पाठकों शब्द इजीली पढ़ा जा सकता है। ऐसे ही नदी, तो आप सभी को पता है कि ढेर सारी नदियाँ होती हैं आपकी। स्त्री, तो आपका जो शब्द होता है वो स्त्रियाँ शब्द होता है। मतलब हमेशा जो बहुवचन में प्रयोग होता है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2 प्राण शब्द। अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संख्या है? चोट, निशान, नेत्र, जवाब या इनमें से कोई नहीं। तो जो अचूक शब्द विशेषण का कार्य करता है, लेकिन इसके लिए उपयुक्त संख्या क्या है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 अचूक निशान। ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है, सही संज्ञा का यूज करना है। आप सभी को पता है कि विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को आपका विशेषण कहा जाता है। और विशेषण हमेशा कहाँ आता है? संज्ञा या सर्वनाम के आगे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 निशान। निम्नलिखित में से संज्ञा का भेद नहीं है? व्यक्तिवाचक, निजवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि संज्ञा का जो भेद है आपका वो नहीं है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 निजवाचक। जबकि आपके व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक आपके क्या है? संज्ञा के भेद हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे संज्ञा की कि संज्ञा के कितने भेद पाए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, संज्ञा के आपके 5 प्रकार के भेद पाए जाते हैं, जिनमें से एक व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा हो गया आपका भाववाचक, चौथा जो होता है वो होता है आपका द्रव्यवाचक। ये चीज़ आपको लर्न करनी है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। यहाँ से 100% चीज़ें आपकी आती हैं। और जो आपका 5वां बचता है वो है आपका समूहवाचक। तो ये 5 हैं आपके कलेक्टर नाम जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? निजवाचक होगा, क्योंकि ये आपकी सर्वनाम है, ना कि आपका संज्ञा का भेद है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? गा, जा, मा, ना या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कौन सा ऐसा व्यंजन है जिसका जो उच्चारण स्थल है वो क्या है? आपका तालव्य है। तालव्य से आप उसका उच्चारण करते हैं। तो देखिए एक एक करके हम बात कर लेते हैं तालव्य की, कौन कौन से स्थान कहाँ पर पाया जाता है, इम्पोर्टेंट है। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर आपका 2। जो झा शब्द है वो तालव्य शब्द का उच्चारण है। और अलग अलग शब्दों को देखते हैं। जैसे आपका गा शब्द है उसका उच्चारण कहाँ से होता है? तो उसका उच्चारण होता है आपका कंठ से। क्या है आपका? कंठ शब्द कहलाता है, ये तालव्य हो गया।
जो माँ शब्द होता है वो माँ यानी ओट से किया जा रहा है, तो ये ओष्ठ शब्द है, ये चीज़ें याद रखनी है। वहीं ना की बात करते हैं तो आपको पता है कि दंत वाला शब्द है ना, क्या है आपका, तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ग्रामर में आते ही आते तालव्य पूछा गया था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? मात्रा, हार्श, प्लूट, अनुस्वार, इनमें से कोई नहीं। जब आप स्वर को क्या कर रहे हैं, उच्चारित कर रहे हैं, तो उसमें जो समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन आपका पूछा गया कि उस समय को क्या कहते हैं, तो उस समय को कहते हैं हम ऑप्शन नंबर 1 मात्रा कहते हैं। भारत की राज्य भाषा क्या है? हिंदी, अंग्रेजी। भारत की सभी भाषाएं हिंदी और अंग्रेजी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका क्या है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन 100% आपके आते ही आते हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब हम एक एक करके हम बात कर लेते हैं कि भारत की राजभाषा क्या है। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 भारत की राजभाषा हिंदी है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रभाषा कोई भी घोषित नहीं की गई है, लेकिन राजभाषा घोषित की गई है, वो है आपकी हिंदी। इसका प्रावधान कहाँ पे दे रखा है? तो जैसे ही आप संविधान का भाग नंबर 17 पढ़ेंगे, क्या है, संविधान का भाग नंबर 17 पढ़ेंगे, वहाँ पर इसके प्रावधान दिए रखे हैं। तो कहाँ से कहाँ तक इसके प्रावधान दे रखे हैं? तो आर्टिकल नंबर 343 से लेकर 351 जब आप रीड करेंगे तो आपको इनके बारे में पता चलेगा। इसके किसके बारे में कहा गया है? तो आर्टिकल नंबर 343 के ई में ये कहा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। संस्कृत भाषा का दूसरा नाम क्या है? देव भाषा, वेद भाषा, नागर भाषा, द्रविड़ भाषा या इनमें से कोई नहीं। तो जो संस्कृत भाषा है वो आदिकाल की भाषा मानी जाती है, वर्तमान में प्रचलित है। इसे हम कौन सी भाषा कहते हैं, इसका ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर आपका 1, उसे हम देव भाषा भी कहते हैं, कि ऐसा लगता है कि ये देवों ने हमें प्रदान की है। तो जो संस्कृत भाषा का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। निम्न में से दीर्घ स्वर्ग कौन सा है? आ, ओ, ए, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि इनमें से आपका दीर्घ स्वर्ग क्या है, यानी जो बड़े वाले स्वर हैं आपके वो कौन कौन से हैं, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो देखिए ये सब स्वर आप पढ़ते हैं तो उन्हें थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा कि फ्यूचर में यहाँ से क्वेश्चन आपके 101% आपके आएंगे ही आएंगे, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए हम जब बात करते हैं दीर्घ स्वर्ग की, तो कौन सा इनमें दीर्घ स्वर्ग है और कौन सा नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन में जो सही आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर होगा 4 होगा। इसमें दीर्घ स्वर्ग आपका कैपिटल ए है, ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन आपके आएंगे ही आएंगे, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। किस वर्ण का उच्चारण कंठ तालु से है? आ, चा, ओ, ए या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कंठ और तालु दोनों का स्थान जहाँ पर प्रयोग होता है उसे हम कंठ तालु कहते हैं, और कंठ तालु का कौन सा उच्चारण है इसमें? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4 ए, इसको हम कंठ तालव्य भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा इस शब्द को, कंठ तालव्य शब्द भी इसको हम कहते हैं। तो सही आंसर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। भारतीय शब्द का बहुवचन है? भारतीयों, भारतीयों, भारतीयों या इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका भारतीय शब्द का बहुवचन आपसे पूछा गया है कि कौन सा शब्द भारतीय का क्या है, आपका बहुवचन शब्द आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर 1, भारतीयों शब्द भारतीयों का क्या है, आपका बहुवचन है। उतला शब्द का विलोम क्या है? गहरा, छिछला, उबार, समतल या फिर इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आपसे 100% पूछे जाते हैं।
अपोजिट शब्दों से। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा गया कि उतला जो शब्द आपका दे रखा है इसका अपोजिट क्या होगा। क्या है? उतला जो शब्द दे रखा है उसका विलोम शब्द आपका क्या है। इस तरह के क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं और आगे भी आपके आते रहेंगे। ध्यान रखना है, चीज़ों को अच्छे से पढ़ना है। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर आपका 1। उतला जो शब्द है उसका अपोजिट है गहरा। अब आगे देख लेते हैं कुछ जो शब्द दे रखे हैं उनके कैसे कैसे क्या होगा। तो देखिए जो उबरा शब्द होता है आपका, उतला से संबंधित आपका एक शब्द और है उबरा, जो ऊपर की तरफ क्या होता है, उबरा हुआ होता है। तो उसका अपोजिट क्या होता है, तो उसका अपोजिट होता है नीचे की तरफ दसा हुआ। लेकिन यहाँ पे उतला शब्द दे रखा है तो वो होगा आपका गहरा। निम्न में से कौन सा अज्ञानी का पर्याय नहीं है। यानी कुल मिला के क्वेश्चन पूछा गया है कि जो इनमें से अज्ञानी का पर्यायवाची नहीं है। अज्ञ, मूर्ख, अनभिज्ञ, भिज्ञ या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है उनसे संबंधित सभी के सभी आपको याद करना उनके पर्यायवाची। तो ध्यान रखना है यहाँ पे अज्ञानी का पर्याय नहीं है। तो कौन कौन से पर्याय नहीं है हम एक बार देख लेते हैं। तो देखिए मूर्ख भी होता है, अनभिज्ञ भी होता है और आपका क्या होता है देखते हैं इसके बारे में, अज्ञ होता है या नहीं होता है, ये चीज़ें आपके देखनी है। तो ये अज्ञ को भी हम कहते हैं। तो जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर 4 के आपका जो विज्ञ शब्द है वो अज्ञानी का पर्याय नहीं है। तो इस प्रकार आज के हमारे 65 क्वेश्चन यहाँ पे जो सॉल्व हमने किए हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये सीरीज़ इम्पोर्टेंट है, जिसके अंतर्गत हम जितने भी कांस्टेबल एग्ज़ाम हुए हैं उनके PYQ, करंट अफेयर्स और प्लस GK और इसके साथ साथ में आपके जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं हिंदी, 2 सब्जेक्टों को मिलाकर आपकी ये सीरीज़ बनाई गई है, जिससे कि आपका 50% जो आपका पेपर है वो यहाँ पे सॉल्व हो सके। याद रखिएगा जिन बच्चों को प्रैक्टिस करनी है बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि जो आपकी एग्ज़ाम डेट है यूपी कांस्टेबल की ऑलरेडी आपकी क्या है अनाउंस कर दी गई। इसमें 7, 8 और 9 जून को आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाना है 2024 में। तो आपसे सिर्फ इतनी ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले समय के वीडियो का नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो जाए। आज हमने 65 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किए हैं, तो कल से आपके 75 क्वेश्चन यहाँ पर आपके कंटिन्यू किए जाएंगे, जिसमें आपके जो 2 पोर्शन है हिंदी और GS पूरा का पूरा कवर किया जाएगा 50% पेपर को। ध्यान रखिएगा इम्पोर्टेंट है, यहीं से आपका सिलेक्शन होना है। आज के लिए इतना ही, आप हमसे जुड़े रहिए, उसके लिए आपका धन्यवाद।